ये जो कारक है इनके कितने भेद है। तो यहां हम बात करें कारकों के भेद, द काइंड्स ऑफ केस, द KINDS काइंड्स ऑफ CASE, कारकों के भेद। अब कारकों के कितने भेद माने गए हैं, आप ये समझ लो कि आपको आज ही कारक समझ में आ जाएंगे मोटे मोटे। तो डिटेल में तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 3 दिन में कारक कंप्लीट होते हैं। आज हम एक साथ ही कोशिश करेंगे। तो देखो आप इधर तो हम लिख लेंगे कारक इस साइड में, तो और कारक में भी मैं लिख लेता हूं 1 से लेकर Z तक। ये कर्ता है, ये आपका कर्म है, ये आपका करण है, ये संप्रदान कारक है, ये अपादान कारक है, ये संबंध कारक है, ये अधिकरण कारक है और ये संबोधन कारक है। तो टोटल कारकों की संख्या कितनी बन गई है, टोटल बन गई है 8। उतार लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह भी छोड़ दे, मेरे पास तो जगह का अभाव था, 2-2 लाइन छोड़ दे। ऐसे कर्ता फिर 2 लाइन कर्म फिर 2 लाइन करण, ऐसा कैसा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। हम लोग 6ठी क्लास से इन कारकों को पढ़ते हैं। पहला नंबर लगाओ कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, टोटल 8 है ये। और इन सबको तो क्या कहा जाता, कारक। इन सबको कारक कहा जाता है। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। संस्कृत में कारक 6 है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। ये कारक है कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये टोटल 8 है। वैसे तो देखा जाए ना, तो ये हिंदी व्याकरण की जटिलतम विधा कारक, हर किसी के बस की बात नहीं कारक पढ़ना, बहुत कंट्रोवर्सी है। आप जगह जगह देखोगे यार ये तो इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके अंदर जो 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 विरोधाभास है, जो आपके दिमाग में इधर उधर के कंफ्यूज है, मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर उसी को बेस बनाकर आपको पढ़ाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि कारक में से आपका आधा प्रश्न भी गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा आपको इंग्लिश में जाना पड़ेगा, हल्का फुल्का, ज्यादा भी नहीं कि मैं अलग से अंग्रेजी पढ़ा के आपको कारक पढ़ाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा इतने तो आना ही चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आज के जमाने की आवश्यकता भी है, नीड भी है। ये कारक है, कारकों की संख्या कितनी है, 8। अभी नीचे लगा दूंगा, लिखवा दूंगा कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 6। वहां संबंध और संबोधन कारक नहीं होते, संबंध को भी कारक नहीं माना जाता और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। ये लास्ट में अपन लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो कारक है ये, तो ये क्या है, इधर तो कारक है। ये जस्ट इसके बाद में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये परसर्ग, और सुनो, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, परसर्ग कह लो या क्या कह लीजिएगा, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। अब परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होंगे, तो कर्ता के साथ हम लगा लेते हैं ने परसर्ग है, ने को अपन लोग क्या बोलेंगे, विभक्ति चिन्ह। आप भी लिख लीजिएगा, इतनी जगह में, जितनी जगह में मैंने लिखा है, कर्ता के जस्ट बाद में ने, ये परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कौन कौन से, तो आपका ने है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो तभी वो कर्ता कारक होगा। तो पहले से अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। हम लोग जब 6ठी क्लास में पढ़ा करते थे, हालांकि अब आप 6ठी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए दिमाग से निकाल दे कि जहां भी ने आ जाएगा वो कर्ता कारक होगा। नहीं, गलत बात। ने के बिना भी कर्ता कारक हो सकता है।
तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि जहां को आएगा तो कर्म होगा, नहीं होगा, गलतियां कर दोगे। तो नेका आने से कर्ता कारक हो या नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है, और वी डिस्कशन अबाउट दैट जब हम पढ़ेंगे डिटेल टू सब्जेक्टिव कर्ता कारक। कर्म का परसर्ग है को, कर्म कारक का परसर्ग क्या को, कर्ता ने कर्म को, हम पढ़ते हैं छठी क्लास से, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को, कर्म को, करण से, करण से, इसका परसर्ग से, करण से, ये बन जाएगा आपका करण का क्या बनेगा से, और से के द्वारा, से ऑब्लिक अपन लिख देंगे द्वारा, से द्वारा, से द्वारा। आजकल होता क्या है कि जो को परसर्ग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कर्म कारक के साथ, इसका प्रयोग कर्म कारक में होता ही नहीं है। को जहां भी आता अमूमन वहां कर्ता कारक, अमूमन वहां कर्म कारक नहीं होता, बल्कि हम यूं कह सकते हैं संप्रदान कारक का जो परसर्ग है वो कौन सा है, के लिए। अब देखो इस को का प्रयोग है ना, ये जो को आ रहा है इसका प्रयोग मोस्टली किस में होता है, संप्रदान कारक में। अब आप सोचते हैं कि साहब फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी, हम तो को देख कर ही तो पहचानते हैं कि ये कर्म कारक है, हम तो के लिए को देख कर ही पहचानते हैं कि ये संप्रदान है। बिल्कुल इस बात को तो भूल जाओ आज से, ये तो बहुत गलत मेथड है जो हमारे गुरुजन ने हमारे भीतर पैदा किया था कि ऐसे परसर को पहचानो और कारकों को आप निश्चित कर सकते हैं। अपादान का क्या होता है से, अपादान का परसर्ग भी क्या से लिखिएगा, अपादान से। लेकिन ये जो से है देखो, से का दो जगह यूज हो रहा है, मैं साथ का साथ ही समझा देता हूं। अगर ये से का प्रयोग किस में होता है, साथ साथ, साथ साथ होने के अर्थ में होता है तो करण होगा। और इसके लिए अंग्रेजी का बहुत मामूली सा शब्द है बाई या विथ, क्या होगा, बाई, बी वाई ऑब्लिक डब्ल्यू आई टी एच, बाई या कौन सा शब्द लगेगा, विथ शब्द जो मैं आगे लिखूंगा। और अपादान का परसर्ग क्या से, जिसका प्रयोग कहां होता है बताइए, अलग अलग होने के अर्थ में। अपादान का परसर्ग अलग अलग होने के अर्थ में से। संबंध का परसर्ग का, संबंध का परसर्ग की, का के, का के, का के की, और रा रे री, इसके परसर्ग दो ही है, एक तो का और एक रा, दो ही परसर्ग है इसके संबंध के। और यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं का प्रयोग कहां होगा और रा का प्रयोग कहां होगा। देखो संबंध के कितने परसर्ग है, का और रा। अब अपन पढ़ते हैं के की, अरे भाई का लिंग परिवर्तन नहीं क्या, का स्त्रीलिंग में की, बहुवचन में के, तो मूल तो का ही है ना। फिर अपन लिख लेते का के की, रा, फिर स्त्रीलिंग में री, बहुवचन में रे, तो ये तो मूल रूप तो रा है और मूल रूप तो का ही है। ये भी बात मैं बताऊंगा कि का प्रयोग कहां होता है और रा का प्रयोग कहां होता है। का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, रा का प्रयोग कहां होता है, सर्वनाम के साथ होता है। अधिकरण के परसर्ग में और पर, में और पर, में और पर, ये दो, में और पर, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द यूज होता है ऑन एंड इन, ऑन और इन, ठीक है। और संबोधन, संबोधन का मतलब होता है, संबोधन के परसर्ग है, संबोधन के परसर्ग है हे, 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 अरे, वो, अजी, एजी, सोनो जी, लवकुश के पापा जी, ऐसे। तो ये बन जाएगा हे, अरे और भो, हे, अरे और भो, हे, अरे और भो, ये आपका बन जाएगा संबोधन। संबोधन, संबोधन में हे, अरे और क्या बनेगा, भो।
एक बार फिर से हम वापस चलते हैं। ये सब क्या है? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। क्या ये? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। और परसर्ग या विभक्ति चिन्हों की संख्या भी जितने कारक है उतनी होगी। अब अगर इनके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो ये देखो आप, ये को, से, के लिए, से अलग होना, रा, रे, री, में इनका प्रयोग, इनको एक एक करके जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अब कर्ता कारक का एक उदाहरण दे रहा हूं, इससे पूरा का पूरा कर्ता कारक समझ में आ ही जाएगा, आना ही चाहिए कर्ता कारक समझ में। ये है आपका अध्यापक, अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। और दूसरा उदाहरण लिख दिया, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है। ये दो एग्जाम्पल कर्ता कारक के आगे लिख लीजिएगा, अध्यापक पढ़ाते हैं और सूर्य उदय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अध्यापक पढ़ाते हैं और दूसरा हो जाएगा सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है और दूसरा है अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं और दूसरा है सूर्य उदय होता है। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा, अब कैसे पहचानेंगे। पहले तो आप देखो, जो आपका कंसेप्ट है ना वो तो गलत है ना। बताओ, अध्यापक के बाद में ने का प्रयोग हो रहा है क्या? और सूर्य के बाद ने का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा। और फिर भी किसके उदाहरण है? कर्ता कारक के। तो इसका मतलब ये तो मामला तो अलग है। ने को देखकर हम कारक की पहचान नहीं कर सकते, ने के अलावा हम पहचान कर सकते हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं, दूसरा आपका सूर्य उदय होता है। दोनों की अगर बात करेंगे तो दोनों में ने नहीं आ रहा, फिर हम कर्ता कारक को कैसे पहचानेंगे? बस ऐसे पहचानो। पहली बात तो ने का प्रयोग, जो ये ने आ रहा, इसका प्रयोग न तो वर्तमान काल में होता है, न भविष्य काल में होता है और न ही भूतकाल में होता है। अब प्रश्न उठता, बचा क्या? कोई सा काल बचा नहीं है। अरे 3 काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि तीनों कालों में ने का प्रयोग नहीं होता। करके बता सकता हूं। अध्यापक पढ़ाते हैं वर्तमान काल, अध्यापक पढ़ाते थे भूतकाल, अध्यापक पढ़ाएंगे भविष्य काल। और बताओ ने आ रहा है क्या? तो इसका मतलब तीनों कालों को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, तीनों कालों में कहीं भी ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। और फिर भी आम जनता, आम पढ़ने वाले श्रद्धालु दर्शक, हिंदी के व्याकरणाचार्य ये सोच रहे हैं कि ने क्यों नहीं आया। ने नहीं आया, न आया है, न आएगा। तो बोले साहब हम तो छठी क्लास में यही पढ़ाया जाता था कि जहां ने आ जाएगा ठोक दो वहां। कौन सा कारक? तो आपको पढ़ाया ऐसे नहीं गया था, आपने गलत पढ़ाया है। बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब हमारा क्या कसूर, हम तो अगर तुम्हें सही पढ़ा दे तो अब तक याद रहता तुम्हें। टूट कहीं के गुरुजनों पर कोई वो मत करो कि उन्होंने गलत पढ़ाया, उन्होंने सही बताया था, हम लोगों को याद करने में दिक्कत हो गई। बस हमेशा ये बोला करो, वरना तुम तो घर जाके बोल देगी मास्टर ने गलत पढ़ाया। तुम्हारा क्या भरोसा जब उन्हीं का उतार रहे हो तो तुम। ठीक है, तो अब आप ने की बात कर रहे हैं, राइट। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों में ने का प्रयोग नहीं होता। वाक्य में प्रयोग करके देख लो। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ाते थे, अध्यापक पढ़ा चुके थे, अध्यापक पढ़ाएंगे। कोई सा भी काल हो, अध्यापक अध्यापक ही रहेगा, ने का प्रयोग नहीं है। फिर पहचानेंगे कैसे, ये तो भी चर्चा करेंगे जब हम कौन सा काल पढ़ेंगे। बोलो, जब हम कर्ता पढ़ेंगे ना, कारक है, तभी तो बताएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कर्ता में 2 चीजें याद करनी है बस। कर्ता, इसका मतलब किसी न किसी काम को करने वाला। कर्ता, बोलो, किसी न किसी, एक बार फिर रिपीट करो, कर्ता किसी न किसी काम को करने वाला। काम को करने वाला कर्ता होता है ईश्वर, इस सृष्टि के कर्ता है।
तो इस संसार को कौन चला रहा है? अब यहां किसी न किसी काम को करने वाले कौन है? अध्यापक। तो अध्यापक क्या होगा? कर्ता। उदय होने का काम कौन कर रहा है? तो सूर्य क्या है? कर्ता। तो पहली बात तो कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट। ऑलवेज बी लिविंग, कर्ता हमेशा ही सजीव होता है। बता देता हूं, कर्ता अरे किसी न किसी काम को तो सजीव करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि पहाड़ आके किसी काम को करके चुपचाप जाके सो गया। किसी न किसी काम को करने वाला तो सजीव होगा। तो कर्ता यानी सब्जेक्ट ऑलवेज बी लिविंग, हमेशा ही लिविंग होता है, सजीव होता है। और किसी न किसी काम को करने वाला होता है। अध्यापक या किसी न किसी काम को कर रहा है और ऑल्सो लिविंग। और एक कौन सी नाउन है? सजीव संज्ञा भी है, इसलिए ये कर्ता कारक का उदाहरण है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि सूर्य तो निर्जीव है। सूर्य को जिसने भी निर्जीव समझा ना, वो खुद निर्जीव है। सूर्य निर्जीव कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस पॉसिबल? सूर्य निर्जीव होगा तो दुनिया का क्या होगा? सूर्य निर्जीव नहीं है, वो नेचुरल पावर है। क्या वो? नेचुरल, मनुष्य के द्वारा थोड़ा चलता, वो नेचुरल प्राकृतिक शक्ति है। और प्रकृति को किसी ने अगर निर्जीव माना है तो खुद को ले बैठेगी प्रकृति। द सनराइज, सूर्य उदय होता है, ये नेचुरल पावर है, प्राकृतिक शक्ति है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, पृथ्वी नेचुरल पावर है। आत्मा अमर है, आत्मा नेचुरल है। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। बादल, बिजली, पृथ्वी, सूर्य, ये सब अपने आप में क्या है? नेचुरल पावर है, प्राकृतिक शक्ति। और प्राकृतिक शक्ति कभी भी निर्जीव नहीं हो सकती है। वो अपने आप में किसकी भूमिका अदा करती है? सजीव। सजीव का मतलब किसकी? लिविंग की भूमिका अदा करती है। किसकी भूमिका? लिविंग की भूमिका अदा करती है। तो यहां अध्यापक पढ़ाते हैं और दूसरा क्या होगा बताओ? सूर्य उदय होता है। ये दोनों चीजें अपने आप में करता। तो दो बातें अपने समझिए। क्या? नंबर एक, कर्ता कारक का परसर क्या है? ने। लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो भी सकता। और अभी बताऊंगा ने का प्रयोग कहां होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, ने को लेके घूम रहे हैं अपन। होता है। गुरुजी पढ़ाते थे, हमें सही पढ़ाते थे, बस सर हम पकड़ ही नहीं पाए कि ने का प्रयोग कहां होता है। लेकिन एक बात है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। पहली बात तो दिमाग में ये रखो कि ने का प्रयोग होने से जरूरी नहीं कि कर्ता कारक हो या नहीं भी हो। नंबर दो, कर्ता हमेशा सजीव होता है। नंबर तीन, कर्ता किसी न किसी काम को करने वाला होता है। नंबर चार, नेचुरल पावर, प्राकृतिक शक्ति का बोध जिसके माध्यम से होता है, वो भी कौन सा कारक होता है? कर्ता। कौन सा कारक होता है? ये कौन सा कारक है? ये भी कर्ता। गजब ले रहा है। बता कहां गया था? पढ़ रहे कोचिंग? क्या? खाटू श्याम जी की? अरे बेटी का बाप, ये तभी तो पार पर नहीं। खाटू श्याम जी की जाके ऊँग तोड़ ही सकते हैं। खाटू श्याम जी तो करते कोई बात ले ले तो जबकि कोई दिक्कत नहीं। सुन इधर किसे इसके कंधे पे ले ले ले, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। जब छूट मिल चुकी तो अब नहीं आएगी। ठीक, मैंने कहा ऐसे ऐसे कर रहा। सुनो ऐसे, कौन सा कारक? कर्ता कारक। खाटू श्याम जी के गए थे तो करता ही आएगा। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ले तू तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, कर्ता कारक के बाद नंबर दो, कर्म कारक। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तो एक एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। नंबर दो, कर्म कारक। ये कर्म कारक है। राधा लीला को मारती है। राधा लीला को मारती है। राजा याचक को दान देता 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 है।
अब मैंने दोनों में को का प्रयोग किया, समझना बात को। इधर भी को आ रहा है और नीचे वाले में भी को आ रहा है। अब आप तो को देखकर अगर पहचानना चाहेंगे ना तो फिर दोनों में आप तो कर्म कारक ही लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में कर्म कारक नहीं है। अब आप यहां देखिएगा, राधा लीला को मारती है, यहां आप देखिएगा इधर भी को आ रहा है और इधर भी किसका प्रयोग हो रहा है, को का प्रयोग हो रहा है, दोनों ही तरफ को का प्रयोग हो रहा है। कैसे पहचानेंगे इसको? यदि को शब्द का प्रयोग, यदि को शब्द का प्रयोग, कल से दीदी आप आगे बैठेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, पीछे पीछे आप आगे बैठेंगे, है? कल से आप आगे बैठे यहां, नहीं आपको नहीं बोल रहा मैं, जिससे बोल रहा हूं समझ गए, आप आगे बैठेंगे, अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा, मुझे कहीं गलतियां वलतियां तो मैं बता सकता हूं। ये राधा लीला को मारती है, मुझे तो अगर आपकी ऐसी भी हलचल होती है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप पे मेरे अलावा मोबाइल को भी अभी हिसाब कर रहे थे इसे, मैंने नहीं बोल पाया क्योंकि आप सोचिए कि मास्टर खड़ूस है, हर बात को टोकता है। 300 की क्लास में भी अगर आप इसको भी दबा रहे हैं, मुझे तो एकदम खराब लगता है, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। आपका होता होगा या नहीं होता होगा, जब आप टीचर बन के लेक्चर यहां खड़े होगे ना, आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं, कोई ये कर रहा है अपने से इंपोर्टेंट है क्या ये? हालांकि आप बराबर के, आपको कुछ बोल नहीं सकता मैं, जिसकी जैसी आस्था हो तो कर सकता है, लेकिन ठीक नहीं है, मतलब टीचर का ध्यान डाइवर्ट होता है। आप भी यहाँ खड़े रहेंगे, आपके सामने आपको भाषण दे रहे हैं, बच्चे ऊँग रहा है, ऐसे लगा रहा खुन्नी, फिर आपको कैसे लगेगा कि शायद आप अपन ठीक नहीं कर रहे। ये राधा लीला को मारती, अब को का प्रयोग यहां भी हो रहा, को का प्रयोग यहां भी हो रहा। देखो आप दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है, अगर इस को का अर्थ देखो, इस को का अर्थ किसके लिए, इस कोश शब्द का अर्थ के लिए निकलता है, को का अर्थ क्या निकलता है, के लिए, तो क्या बन जाएगा बस। और को का अर्थ के लिए नहीं निकलता, इस को का अर्थ के लिए नहीं निकलता, इस को का अर्थ के लिए नहीं निकलता, तो फिर वो क्या बन जाएगा बताइएगा, वो आपका बन जाएगा कर्म। अब देख लो आप, राधा लीला के लिए लगाओ, राधा लीला के लिए मारती है नहीं, राजा याचक के लिए दान देता है, इसका मतलब के लिए निकल रहा है, बस मोटा मोटा अंतर यही है, वरना आप दोनों को कभी नहीं पहचान पाएंगे। को का प्रयोग वहां भी होगा, को का प्रयोग यहां भी होगा, अगर को का प्रयोग के लिए के अर्थ में आता तो संप्रदान होगा, अन्यथा ऐसी स्थिति में कर्म कारक होगा। चलो अब देखो, दो साथ साथ पढ़ा रहा हूं, ये करण और ये दोनों में क्या आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है। अब यहां से अपन बात कर देते हैं, जैसे वह बस से दिल्ली गया, वह बस से दिल्ली गया, और देखना अंतर, वह जयपुर से ये लो दिल्ली गया। अब आप सोच रहे हैं कि साहब इसमें तो मामला सेम है, सेम नहीं है, बहुत अंतर है। आप देखो ना, वह बस से दिल्ली गया और वह जयपुर से दिल्ली गया, दोनों में क्या आ रहा, से, क्या आ रहा, से, और नीचे वाले में भी क्या आ रहा, से, ये आपका से, जयपुर से, ये से, और इधर भी से। फिर कैसे पहचानेंगे, तो अंग्रेजी का शब्द यूज करो, बाई या विथ शब्द, क्या करना है, बाई या विथ शब्द। वह बस से दिल्ली गया तो मोटा मोटा क्या बोलेंगे, बाई बस। वह ट्रेन से दिल्ली गया, बाई ट्रेन। वह हेलीकॉप्टर से दिल्ली गया, बाई एयर, हेलीकॉप्टर के द्वारा दिल्ली गया। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, बाई कुल्हाड़ी एक्स। अंग्रेजी नहीं आती तो भी मोटा मोटा इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि ये बाई या विथ शब्द का प्रयोग हो रहा है। वह चाकू से फल काटता, बाई चाकू। समझ में आ गए। तो यहां बस से, तो इसके लिए एक ही पहचान है, या तो बाई लगाओ या फिर क्या लगाओ,
बाय या विथ शब्द का जहां भी प्रयोग होगा, बाय या विथ शब्द का जहां भी प्रयोग होगा, कौन सा कारक होगा बताइए? तो यह आपका हो जाएगा करण। और अंग्रेजी के कौन से शब्द का, FROM, अंग्रेजी के फ्रॉम शब्द का जहां भी प्रयोग होगा ना, वहां अपादान होगा। अंग्रेजी का जहां भी फ्रॉम शब्द लगेगा वहां कौन सा कारक होगा? अपादान। देख लो, वह जयपुर से दिल्ली गया, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। और देखो अब आप, बस से गिर पड़ा, फ्रॉम द बस। कोचिंग से घर गया, फ्रॉम द कोचिंग। फिर देखो आगे बहुत सारे, पेड़ से पत्ता गिरता, फ्रॉम द ट्री। हिमालय से गंगा निकलती है, फ्रॉम द हिमालयाज। गांव से प्रतिभाएं निकलती है, फ्रॉम द विलेजेस। फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, बार बार दोनों में थोड़ा बहुत अंतर लगा लो। अब देखो इसमें फ्रॉम आ सकता है क्या? वह बस से दिल्ली गया, फ्रॉम बस से नहीं, बाय या विथ ही लगेगा। तो बाय या विथ शब्द का जहां भी प्रयोग होगा, अरे भाई तो साथ साथ है ना, करण का मतलब साथ साथ, और करण का मतलब साधन भी होता है। तो बस के साथ, ट्रेन के साथ, अध्यापक कलम से लिखता है, तो बाय कलम। वह और भी साथ साथ जहां भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, वह जयपुर से दिल्ली गया अलग होने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कारक, आठों कारकों में अपादान कारक है। आज तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है ना, इसमें से उदाहरण आते हैं। किसमें से? 90 ज्यादा, जैसे मान लो PSI है, इसमें तो 6-7% बन सकते, 5 भी बन सकते PSI में, तो क्योंकि बड़ा लेवल पे ना 200 नंबर की हिंदी आती है इनमें से। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं छोटी है, जैसे 20-25 नंबर की, तो 1% जो आएगा वो कहां से आता? अपादान। और अपादान वाला भी उदाहरण कहां से आएगा? बालक सिंह से डरता है, बस यही आता है, बालक सिंह से डरता है। अब देखो ना, अगर बालक सिंह से डरेगा तो बालक सिंह के पास जाएगा क्या? अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा तो कौन सा? अपादान। बहू ससुर से लज जाती है, अगर बहू ससुर से लज जाएगी तो बहू ससुर के पास नहीं जाएगी, तो कौन सा कारक होगा? अपादान। एक ने पीछे से खड़ा होकर कहा कि सर आजकल की बहुएं तो नहीं ले जाती, नहीं ले जाती, तो अब देख लो फिर आके करण कारक फिर ये हो जाता है साथ साथ। अस्सी मत प्लीज, मुझे तो जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया, नहीं ले जाए तो फिर क्या होगा बताओ? करण हो जाएगा। इसमें क्या कलयुग है? कुछ भी नहीं है। चलो, एक महाराज करा था, अभी उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें यूट्यूब पर एक महाराज करा था, कलयुग आएगा, कोई मतलब नहीं शादी वादी ऐसे करने। यही जिंदगी है। बढ़िया, किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कथनी और करनी में अंतर भी नहीं होना चाहिए। चलो, तो से आ गया। अब देखो संबंध, या तो का या की या के, रा, रे, सब एक ही बात है, ये मोह माया है। अब इसको बहुत इजी तरीके से बता देता हूं। आपका, आपका, आप, और क्या हुआ? आपका, आपका मकान, आपका मकान। और देखना, आपका मकान, तुम्हारा शहर, तुम्हारा शहर, रा। तुम्हारे हथियार, रे भी लगा रहा हूं, तुम्हारे हथियार, समझ में आ गए? आपकी कोठी, आपकी गाड़ी, तो संबंध करवा रहा है। का, की, के। और सुनो, ये जब पढ़ाऊंगा काके की का प्रयोग कहां होता है, रारे री का प्रयोग कहां होता है, तो का का प्रयोग तो देखो सर्वनाम के बाद, समझ में आ गए, और संज्ञा के बाद। जैसे राम का मकान, तो आपका राम का दोनों लग सकते हैं ना, तो इसका प्रयोग, का का प्रयोग किस किस के साथ होता है? देखो सर्वनाम, और मैं लिख दूं राम संज्ञा दोनों के साथ। लेकिन ये देखो, रा का प्रयोग केवल और केवल सर्वनाम के साथ होता है, संज्ञा के साथ रा नहीं लग सकता। वापिस बोल रहा हूं, इस का प्रयोग तो आप सर्वनाम के साथ भी, और राम भी लिख लूंगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ हो जाएगा। लेकिन इसका रा का प्रयोग केवल और केवल सर्वनाम,
बताओ संज्ञा के साथ बताओ। मोहनरा मकान, हाँ राजस्थानी में तो हो जाता है, राजस्थानी में तो चलेगा। बातारी फुलवारी, विजय दान देता है कि बातारी फुलवारी, लेकिन वो अलग एंगल में आता है। राजस्थानी नहीं पढ़ा रहा मैं, यहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये काके की रारेरी का प्रयोग। अधिकरण, अधिकरण में मैं का उदाहरण बताता हूं और पर का भी उदाहरण बताता हूं। ये बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं मैं। देखो आप, कवियों में कालिदास, कवियों में इसको कवियों वाला उदाहरण यहां नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा अभी लेवल नहीं कवि बनने का। हाँ यहां लिख देता हूं, कक्षा में छात्र, कक्षा में छात्र और अधिकरण, बजट पर चर्चा। बजट को भी हटा देता हूं, बजट वाली भी चर्चा तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारा लेवल बजट का भी नहीं है। लिखो आपका छत पर बालक, छत पर बालक, कक्षा में छात्र और छत पर बालक। दो उदाहरण, कक्षा में छात्र और छत पर बालक। यहां भी मैं ज्ञानवर्धक बात बता रहा हूं, ज्ञानवर्धक से भी सुपर ज्ञानवर्धक बात बता रहा हूं मैं आज, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आज चमक है, मैंने पहली बार देखी, तुम पढ़ना चाहते हो, नहीं तो हमेशा तुम्हारे आंखों में केवल गीड। ऐसे शब्द मत बोलो प्लीज, मुझे शर्म आती है। गीड कब किसकी आंखों में रहे? तुम्हारे इतने प्रतिभाशाली बच्चे आज तक किसी की आंखों में गीड आए नहीं। स्रोतम में सुबह वाले बेच में आते शाम वाले बेच में नहीं आते। शाम वाले बेच में तो ऊंघ आती है, गीड तो सुबह सुबह वाले में आते हैं। शोगले कहेंगे, इनको गीड चाहिए। अधिक मान लो तुम्हें अगर ऑनलाइन बच्चे सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे तुम्हारे लिए? तुम्हारी आंखों में गीड तो है ही नहीं, फिर बोले तो सर ऐसे ही बोलते हैं, अच्छी बातें नहीं लग रही मुझे। ओके, कक्षा में छात्र और छत पर बालक। तो देखो ये में है ना और इन, अंग्रेजी का आप डायरेक्ट इन का प्रयोग करो, इन, और अंग्रेजी में एक शब्द आता ऑन, बस इनको याद करो, मोजा ही मोजा। मैं के लिए इन आता है और पर के लिए ऑन। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम उलझ गया है। देखो अब आप, मैं खड़ा हूं नहीं, यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये क्या है? जुल्फे नहीं, माथा, सिर, अंग्रेजी माथाज कह सकते हैं आप। ये क्या? सिर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सुनो, सिर पर छत, क्या है? पे सिर के ऊपर छत, सॉरी सिर के ऊपर छत, ये अधिकरण कारक नहीं है। पेड़ के ऊपर पक्षी, अधिकरण कारक नहीं है। बजट के ऊपर चर्चा, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है, ये गलत है, ये सब समझ में आ रही है? वापिस बोल रहा हूं, सिर के ऊपर पंखा, पेड़ के ऊपर पक्षी, छत के ऊपर बालक, गलत है। अधिकरण कारक उसी कंडीशन में होगा क्योंकि अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता बेस, आधार। ये आधार है, ठीक है, ये आधार। इस आधार को यदि वो टच करेगा, टच ऊपर से टच करेगा तो पर, और भीतर से टच करेगा तो इन में आएगा, लेकिन इस आधार को टच होना चाहिए। सिर पर पगड़ी, अधिकरण है। छत पर बालक, अधिकरण है। पेड़ पर पक्षी, अधिकरण है। बजट पर चर्चा, अधिकरण। अगर आप लगाते हो पेड़ के ऊपर पक्षी, बजट के ऊपर चर्चा, छत के ऊपर बालक, सिर के ऊपर छत, तो ये गलत है। अधिकरण उस कंडीशन में होगा जब आधार को क्या करेगा? टच। टेबल पर पुस्तक, अधिकरण, टच हो रही है ना, समझ में आ गए? सड़क पर पानी, समझ में आ गए? टच हो रहा है ना। इसी प्रकार टेबल पर पुस्तकें, टच हो रहा। जब तक आधार को टच नहीं करेंगे अधिकरण, और ऊपर से टच कर रहे हैं तो पर आ रहा। अब मैं देखो इन, कक्षा में बालक, कक्षा में, तो अंग्रेजी क्या करा? ऑन द, देखो ना, छत पर बालक, ऑन द रूफ, ऑन द ट्री, पेड़ पर, ऑन द हेड, सिर पर पगड़ी,
ऑन आना चाहिए। और ये हो गए कक्षा में बालक टच कर रहे हैं। पहले तो देखो वेयर इज द क्लास, हियर एंड देयर एंड सम अराउंड एरिया, ये सारा ही क्लास। क्लास कहां है बताओ, आप हाथ लगा के बताओ कि क्लास ही है। मान लूंगा आपको, इतने अगर होशियार हो तो पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो क्लास कहां, हाथ लगाओ। पड़ोसन बताएगी क्या? पर चोर चोर से मोशेरे भाई बहन, मुझे नहीं पता तो ये क्या बताएगी? बताओ क्लास का है। कितने कमजोर बच्चे, सच में सुबह वाले बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है तुम्हारी अपेक्षा। तुम्हें क्लास पता नहीं है, अगर घर वालों के सामने पूछे कि क्लास का है, फिर तुम क्या उत्तर दोगे रे? हाँ एक बार, ये ज्ञानी बच्चा है। हाँ संपूर्ण क्या बताओ तो सही, कहां? ये तो बोर्ड है, सभी को मिला के क्लास। तो क्लास की परिभाषा लेंगे कि बोर्ड, पेन, पानी, ढक्कन, माउस, सबको मिला के क्लास कहा जाता है। ऐसे अगर ये परिभाषा पहले कोई विद्वान पैदा होकर दे देता ना तो सच में वायरल हो जाती। इतनी भयंकर परिभाषा आपने कहां से क्लास की सीख रखी है? कहीं कोचिंग कर रखा है क्या? बताओ, आप बताओ। नॉट टचिंग ओनली फीलिंग। अरे टच थोड़ा ही कर सकते, फीलिंग है, ये तो भाव है, ये क्लास है, ये क्लास है। कहा ये जिधर देखू न जित देखू तित तू ही तू, ये क्लास है। इन द क्लास, इन द पॉन्ड्स, तालाब में मछलियां नृत्य करती है। इन द पॉन्ड्स, तालाब में, तालाब का है, पूरा ही तालाब है। घर में बच्चे, तो घर का है, पूरा ही घर है। बगीचे में, बगीचा का है, वो पूरा बगीचा। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आकाश का है, यहां से उड़ते ही ऊपर राम जी है। और राम जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश कहां? यहां से ऊपर आकाश। कक्षा का है, यहां कक्षा। समझ में आ गए? ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड का है। अब ब्रह्मांड की क्या परिभाषा देंगे साहब? मालपुरा नरेश, जिसमें पाकिस्तान भी हो, जिसमें बमबारी भी हो, ब्रह्मांड होगा। क्या बोलेंगे बताओ? ब्रह्मांड कहां है बताओ? पूरा का पूरा ही ब्रह्मांड है ना। तो इन आएगा, उसके लिए क्या आएगा? इन। वापिस बोल रहा हूं, वार्षिको, साइलेंट प्लीज, वार्षिकोत्सव दिसंबर में होगा। दिसंबर में, वेयर इज द दिसंबर? कहां दिसंबर बताओ मुझे, पकड़ के लाओ उस दिसंबर को मेरे सामने। दिसंबर कहां है यार? तुम्हें कुछ भी नहीं आता, न क्लास पता न दिसंबर पता, क्या होगा तुम्हारा? हा? तो नवंबर का है, जनवरी के, हाँ चलो जनवरी कब है? चलो रुको जी, जनवरी कब है? दिसंबर के बाद बोल देते, लेकिन बोल नहीं पाए आप। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी की सारी। तो इसको टच करना चाहिए, क्या होना चाहिए? टच। इसलिए गड़बड़ कहां होती है? देखो आप गलतियां कहां करते हैं। आज बजट के ऊपर बहस होगी, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है ये। बजट के ऊपर, तो बजट को तो टच ही नहीं कर रहा, वो तो अंग्रेजी क्या कह रही है फिर बताओ? अपॉन द बुगेट। बजट को अंग्रेजी बोलते बुगेट। बजट के ऊपर, अपॉन द बुगेट। अब देखो, सिर के ऊपर छत, तो अपॉन द हेड। पेड़ के ऊपर पक्षी, ऑन नहीं, अपॉन द ट्री। ऑन टच हो रहा, अपॉन, ऑन के भी ऑन, ऊपर, दैट मीन्स अपॉन। वो क्या हो जाएगा? अपॉन। एक दिन इनकी क्लास लगा देना अंग्रेजी की, सुबह से शाम तक, जो इनके जो उबा से लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत इनको नॉलेज रहे। और तू भी ले ले इनके साथ साथ। चलिए, संबोधन। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, संबोधन में ये जरूरी नहीं तीन ही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। कलयुग आजकल। हे हरे बो को छोड़ दो, अजी ओजी सुनो जी। और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इधर, शर्मा जी, शर्मा जी उधर मत बैठो, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर आओ, क्या कर रहे हो? अब देखो, शर्मा जी, मैं शर्मा जी को छोड़, बालकों, छात्रों, डायरेक्ट भी बोल दिया मैंने।
हे हरे बो अजी एजी सुनो जी लव कुश के पापा जी। बहुत व्याकुल है छोरा। बस संबोधन का मतलब पुकारना, कॉलिंग करना, जिसको भी पुकारते हैं। अब उसको सुनो, अब मैं बोल दूं हे बालक तो भी वही बात है, अरे बालकों तो भी वही बात है, भो बालकों तो भी वही बात है, अरे बालकों तो भी यही बात है, डायरेक्ट बालकों बोल दूं तो भी यही बात है, मोहन जी बोल दूं डायरेक्ट यही बात है, जो भी बोल दूं डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। तो संबोधन का मतलब क्या होता है? जिसको पुकारते हैं उसके बाद ये चिन्ह लगता नहीं, ये चिन्ह तो संबोधन होगा। और सुनो मैं लिख दूं अरे, अरे शर्मा जी तुम कब आए, अरे तो विस्मयादि बन जाएगा। अगर इसके जस्ट बाद में आ गया ना तो विस्मयादि बन गया। लेकिन जिसको पुकार रहे हैं आफ्टर दिस आ गया तो दैट मीन्स कौन सा बन जाएगा? बोलो और भाई बोलो, संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक। ये मोटा मोटा मैंने कारक पढ़ा दिए, अब आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं अगर इंटेलिजेंट है तो। अब एक एक को डिटेल से हम लोग वापस पढ़ेंगे, एक बार उतार लीजिएगा।